नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका राय, डिप्टी लाइब्रेरियन, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, NIS के सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रोग्राम के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सत्र में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सत्र है वह संदर्भ स्रोत पर है, जो कि आपके पाठ्यक्रम का 6वां अध्याय है। पिछले अध्याय में आपने सूचना स्रोतों के बारे में पढ़ा, जिसे इंफॉर्मेशन सोर्सेज कहते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें आपने यह भी सीखा कि जो उनके प्रकार हैं वो प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स और टर्शरी सोर्स यानी प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्रोत होते हैं। उसमें सेकेंडरी सोर्स में एक रेफरेंस सोर्स होता है जिसको कि हम संदर्भ स्रोत कहते हैं, जिसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो आज के इस सत्र में हम पहले ये सीखेंगे कि संदर्भ स्रोत होते क्या हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो समय है उसमें सूचना का विस्फोट यानी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है। हमारे पास बहुत तरह की सूचनाएं अवेलेबल हैं, लेकिन कैसे उन सूचनाओं को किस प्रकार से उचित रूप से प्रयोग के लिए हमें सूचना स्रोतों की हेल्प लेनी पड़ती है, जिनको कि विषय वस्तु के आधार पर श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्रोत। अगर हम द्वितीयक स्रोत की बात करें तो उनको पुनः कुछ समूहों में, जैसे कि अनुक्रमणिका जिसको इंडेक्स टाइप कहते हैं, जिसमें कि आप जो भी आपके इंफॉर्मेशन है उनको इंडेक्सिंग उसकी की जाती है। सर्वेक्षण टाइप जिसमें सर्वे किया जाता है। अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कोई किताब अंग्रेजी में है उसको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए हमें किसी डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ेगा जिससे कि हम शब्दों का अनुवाद कर सकें। तीसरा जो है वो संदर्भ स्रोत है यानी रेफरेंस सोर्स। तो आज का जो सत्र है हमारा केवल रेफरेंस सोर्सेज के बारे में है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अब रेफरेंस सोर्स क्या होते हैं, उनको हम लोग संदर्भ पुस्तक या रेफरेंस बुक्स भी कहा जाता है। और जो कि संदर्भ स्रोत जो या रेफरेंस सोर्स है वह किसी भी विषय के बारे में संक्षिप्त यानी ब्रीफ फैक्ट्स, उसकी जो सांख्यिकी सूचना और उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जो पृष्ठभूमि की सूचना संबंधी सभी प्रश्नों के उत्तर प्रदान अथवा अतिरिक्त सूचना स्रोत के निर्देश की ओर संकेत करने वाले होते हैं। अगर संदर्भ स्रोतों को मुख्य तौर पर ग्रंथालय में उपयोग किया जाता है, लाइब्रेरी यूजर्स उसको यूज करते हैं, और इसको रेडी रेफरेंस सर्विस यानी त्वरित संदर्भ सेवा कहा जाता है, क्योंकि लाइब्रेरी में आप देखेंगे कि एक संदर्भ का पूरा एक अलग कलेक्शन होता है जिसमें रेफरेंसेस होते हैं, चाहे वो डिक्शनरी हो, इंसाइक्लोपीडिया हो, तरह तरह के जितने भी हमारे रेफरेंसेस रेफरेंस मटेरियल्स होते हैं उनको अलग एक सेक्शन लाइब्रेरी में बना दिया जाता है। जैसा कि उसका नाम है त्वरित संदर्भ सेवा, यानी कि तुरंत, जैसे सपोज करिए कि अगर मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही हूँ और मैं किसी किताब को पढ़ रही हूँ, उसमें किसी शब्द पे अटक जाती हूँ कि इसका क्या अर्थ होगा इस शब्द का, तो उसके लिए मुझे डिक्शनरी देखनी पड़ेगी। तो मैं अपने लाइब्रेरी के रेफरेंस सेक्शन में जाऊँगी, वहाँ से वो डिक्शनरी निकालूंगी और उसका अर्थ देखूंगी। ऐसे ही अगर कोई कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, उसको पिछले साल का अगर भारत का कि कितना बजट था या लिटरेसी रेट क्या थी, तो उसके लिए वो फिर उससे रिलेटेड रेफरेंस सोर्स को ढूंढेगा जो कि लाइब्रेरी में ही होगा। तो जो संदर्भ स्रोत होते हैं उनको विशिष्ट प्रकार की सूचनाएं, जैसे कहते हैं हम स्पेशल इंफॉर्मेशन के लिए खोजने के लिए उपयोगी माना जाता है। और अधिकतर जो लाइब्रेरीज होती हैं इनका सेक्शन अलग होता है, जैसा कि मैंने बताया, और इनका इशू रिटर्न, जैसे कि कोई उसको लेके बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि ये लाइब्रेरी में ही इनको रखा जाता है ताकि किसी को भी, हर यूज़र जब उसे ज़रूरत हो तो इमीडिएटली उसको रेफ़र कर सके, जैसा कि नाम ही है उसका संदर्भ या रेफरेंस, तो इसलिए उनको रेफरेंस कलेक्शन में रखा जाता है। अब संदर्भ स्रोतों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रेफरेंस सोर्सेज की हम बात करें तो कितने प्रकार के संदर्भ स्रोत होते हैं। सबसे पहले शब्दकोश, डिक्शनरीज, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे और इस्तेमाल भी किया होगा, तो डिक्शनरी भी एक रेफरेंस यानी संदर्भ स्रोत है। विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडियाज, हस्त पुस्तिका यानी हैंडबुक्स, अब्दकोश, वार्षिकी एंड ईयर बुक्स, पंचांग, एल्मेनाक्स, जीवन चरित्र स्रोत, बायोग्राफिकल सोर्सेज जिसको कहते हैं, एंड भौगोलिक स्रोत, ज्योग्राफिकल सोर्सेज।
अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो अंग्रेजी भाषा का शब्द डिक्शनरी जो है मध्यकालीन लैटिन भाषा के डिक्शनेरियम शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि शब्दों या वाक्यांशों का संग्रह जिसे कहा जाता है। जबकि लैटिन शब्द में डिक्सियो का अर्थ होता है शब्द। तो डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार हुई। सर्वप्रथम शब्दकोश की रचना प्राचीन ग्रीक तथा रोमन में हुई थी। आधुनिक शब्दकोश एक ऐसी पुस्तक है जिसमें भाषागत शब्दों को उनके अर्थ के अनुसार वर्णानुसार संयोजित किया जाता है, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनको अरेंज किया जाता है। अगर आपने डिक्शनरी इस्तेमाल किया होगा, आप करते होंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें अल्फ़ाबेटिकल यानी वर्णानुक्रमान सारे शब्द जो होते हैं वो संयोजित होते हैं, और ए लेटर का वर्ड जो होगा वो सबसे पहले होता है और जेड का सबसे लास्ट में होता है। तो ऐसे ही डिक्शनरी के बारे में और अधिकतर शब्दकोश हमें शब्दों के अर्थ से कुछ अधिक बताते हैं। अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी में बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन मिलती है, केवल उसका अर्थ नहीं होता है। जैसे कि उच्चारण, फोनेटिक साउंड कैसे है, अगर कोई शब्द है उसको कैसे उच्चारित करेंगे, उसका जो व्याकरणीय स्तर है, ग्रामेटिकल लेवल क्या है। कई बार उसका इलस्ट्रेशन यानी चित्रलेख भी उपलब्ध होता है डिक्शनरी में। उसके सिनोनिम और पर्यायवाची होता है, उसका विलोम शब्द, उसके प्रयोग कैसे करेंगे, उसको अगर कोई सेंटेंस हम बना रहे हैं तो उस शब्द का प्रयोग किस तरह से किया जाएगा। ये सारी जो जानकारियाँ होती हैं वो डिक्शनरी में उपलब्ध होती हैं। कुछ शब्द कोशों में प्रायः शब्दों की व्युत्पत्ति व इतिहास, मूल या विकास की भी जानकारी देती है। जैसे कुछ जो डिक्शनरी हैं उनमें आपको किसी शब्द की कैसे उत्पत्ति हुई, उसका क्या इतिहास था, उसका क्या रूट था, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिलेगी डिक्शनरी में। इसका जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं द चैम्बर डिक्शनरी, द मरियम वेबस्टर थिसारस। ये सारी ऐसी डिक्शनरी हैं जिनमें आपको ना केवल उस शब्द का अर्थ बल्कि उसका उच्चारण, उसका व्याकरणीय स्तर, उसका पर्यायवाची क्या होगा उस शब्द का विलोम क्या होगा, और उसको आप कोई भी अगर वाक्य बना रहे हैं तो उसमें कैसे उसका उपयोग किया जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब जो शब्दकोश हैं उनका भी वर्गीकरण किया जाता है, उनकी विषय सीमा, उनकी सूचना और उनकी जो गुणवत्ता यानी जो क्वालिटी के आधार पर उनको निम्नलिखित ग्रुप में बांट सकते हैं। जैसे कि सामान्य भाषागत शब्दकोश जिसको हम कहते हैं जनरल लैंग्वेज डिक्शनरीज, जो कि सामान्य डिक्शनरी जिसको हम बोलते हैं, जो आप डे टू डे लाइफ में हम सारे स्कूल में चाहे कॉलेज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है विषयगत शब्दकोश जिसको सब्जेक्ट डिक्शनरी कहते हैं, वह सब्जेक्ट से रिलेटेड डिक्शनरी है। फिर है विशेष उद्देश्य वाले शब्दकोश जिनको कहते हैं स्पेशल पर्पस डिक्शनरीज। और लास्ट में द्विभाषीय एवं बहुभाषीय शब्दकोश जो कि बाईलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी होती है। अब अगर हम जनरल लैंग्वेज डिक्शनरीज के बारे में बात करें तो सामान्य भाषागत शब्दकोश जिसको जनरल लैंग्वेज डिक्शनरी कहते हैं में सभी शब्दों के अर्थ, परिभाषा व समान भाषा में शब्दों की व्याख्या देते हैं ताकि उसको कोई भी समझ सके कि इस शब्द का क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ है, और इनको पुनः इनके आकार अनुसार समूहों में विभाजित किया जाता है। अब जो सबसे पहले है विस्तृत बृहद या कम्प्रिहेंसिव अनअब्रिज्ड डिक्शनरी। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये विस्तृत है। बृहद मतलब कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी जिसमें कि कोई शब्द कैसे इवॉल्व हुआ, उसका एवोल्यूशन की हिस्ट्री कैसे बना, कैसे एग्जिस्टेंस हुआ, उस सारे जितना प्रोसेस है उस सब का डिटेल आपको इस डिक्शनरी में मिलेगा। दूसरी होती है संक्षिप्त महाविद्यालय डेस्क अब्रिज्ड कॉलेज डेस्क डिक्शनरी। तो इस जो शब्दकोश में आपको जितनी गैर जरूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, केवल आपको शब्द का अर्थ जो भी है उससे रिलेटेड। और पॉकेट डिक्शनरी जो कि पॉकेट डिक्शनरी आप सब लोग जानते होंगे, स्कूल में ज़्यादातर बच्चे अपने स्कूल में इस्तेमाल करते हैं। छोटी डिक्शनरी होती है साइज़ में, और इसमें लगभग 1,20,000 तक के शब्द उपलब्ध होते हैं, जिसमें कि जो कि आपके डे टू डे मतलब वो सारे शब्द जिसका हम प्रयोग करते हैं वो सारे शब्द आपको इसमें मिलेंगे, उनके अर्थ और उनके साउंड के साथ।
ये कुछ उदाहरण हैं, जैसे मरियम वेबिस्टर कॉलेजिएट डिक्शनरी है, मरियम वेबिस्टर पॉकेट डिक्शनरी, मरियम वेबिस्टर स्कूल डिक्शनरी, ये सारे एग्जाम्पल हैं इन तीनों कैटेगरीज डिक्शनरीज के। अब हम लोग बात करेंगे विषयगत यानी शब्दकोश, विषयगत शब्दकोश सब्जेक्ट डिक्शनरीज की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह विषयगत यानी सब्जेक्ट की डिक्शनरी है। अगर मान लीजिए हम लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट हैं और हमको लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस से संबंधित अगर जो शब्द हैं, जो टर्म है और टर्मिनोलॉजी है, उसको देखना है कि उसका क्या मीनिंग होता है। अगर मैं हिंदी में पढ़ती हूँ तो उसका अंग्रेजी में क्या होगा, या अंग्रेजी में है तो हिंदी में क्या उसका मतलब होगा, या किसी और रीजनल भाषा में भी, तो हम उसके लिए सब्जेक्ट डिक्शनरी का लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट डिक्शनरी के लिए मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि जैसे डिक्शनरी ऑफ सोशल साइंस, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, इस तरह की बहुत सारी आपको डिक्शनरी मिलेंगी जो सब्जेक्ट आधारित होती हैं, जिनमें आपको उस सब्जेक्ट से संबंधित, उस विषय से संबंधित टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, वर्ड जो भी प्रयोग किए जाते हैं उनका डेफिनेशन मिलेगा। एक अच्छा उदाहरण है मैकग्रॉ-हिल डिक्शनरी ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स। तो इसमें आपको वो डिक्शनरी है जिसमें कि जितने भी साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स होते हैं उनका शब्द और उनका अर्थ डिटेल के साथ आपको मिलेगा। अब विशिष्ट शब्दकोश, जिसको स्पेशल डिक्शनरीज कहा जाता है, ये उन शब्दों की डिक्शनरी होती है जो कि बहुत कम प्रचलन में होते हैं। वो ऐसे शब्द जिनका प्रचलन बहुत कम होता है, मतलब आप डे टू डे लाइफ में हम नहीं उसका इस्तेमाल करते हैं, बल्कि शब्दों के विशेष या विशेष पक्षों के साथ एक संबंध रखते हैं। इनको ऑब्सोलीट वर्ड्स कहते हैं या एक्रोनिम्स कहते हैं। कई बार आप जो संकेताक्षर यानी एब्रिविएशंस होते हैं उनकी डिक्शनरी जो होती हैं उनको स्पेशल डिक्शनरी कहा जाता है। अगर स्पेशल डिक्शनरीज का हम उदाहरण दें तो उसमें कैम्ब्रिज इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी, जिसमें कि आपको प्रोनाउंसिएशन के लिए कैम्ब्रिज इडियम्स डिक्शनरी। इडियम्स में क्या होता है कि ये शब्दों का एक समुच्चय होता है। जैसे आप मान लीजिए हम लोग आम भाषा में कई बार होता है अंडर द वेदर, तो अगर उस शब्द का अलग अलग अगर मतलब निकाला जाए तो उसका मतलब दूसरा होगा, लेकिन जो इस इडियम्स में यूज़ करेंगे तो उसका अंडर द वेदर मतलब वो तबीयत खराब होने से संबंधित है। या स्पिल द बीन्स, तो इसका मतलब है कि जो भी सीक्रेट है उसको खोल दिया जाए। तो इस तरह से अगर ऐसे हम स्पेल और बीन्स का अलग अलग मीनिंग देखेंगे तो वो अलग होता है। तो ये जो इडियम्स ये इसीलिए स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं कि आपको इस तरह के इंफॉर्मेशन मिलती हैं इस डिक्शनरी से। फिर द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस, जैसे कोटेशंस की डिक्शनरी है जिसमें आपको हर तरह के कोटेशन जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होंगे वो मिलेंगे। इसके बाद बाइलिंगुअल एवं बहुभाषीय शब्दकोश भी होते हैं। तो बाइलिंगुअल यानी कि द्विभाषीय, जिसमें कि जैसे हम एक तो हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं या हिंदी टू हिंदी, तो वो एकल भाषी हो गया। लेकिन अगर मैं इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी इस्तेमाल किया तो वो बाइलिंगुअल हो गया। तो एक भाषा के शब्दों का शब्दार्थ अन्य दूसरी भाषा में प्रस्तुत करते हैं तो उसको बाइलिंगुअल यानी द्विभाषी शब्दकोश कहा जाता है। ऐसे ही बहुभाषीय शब्दकोश भी होता है। तो बहुभाषीय शब्दकोश की अगर मैं बात करूं तो उसमें दो भाषाओं से अधिक भाषाओं में शब्द के अर्थ दिए जाते हैं और इन शब्दकोशों को अनुवादीय शब्दकोश भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर जैसा मैंने बताया कि अगर मैं कोई किताब का ट्रांसलेशन कर रही हूँ, कोई किताब अंग्रेजी में छपी है और उसको मैं उड़िया में करना चाहती हूँ, तो मैं उसमें अंग्रेजी टू उड़िया की डिक्शनरी देखूंगी। या कोई ऐसा शब्द है जिसको मैं 2-3 भाषाओं में कोई देखना चाहता है, जैसे रीजनल लैंग्वेज है, जैसे भारत में 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं के लिए अगर हम बहुभाषीय जो शब्दकोश हैं उनका उपयोग किया जाता है कि जैसे बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ वहाँ की प्रादेशिक भाषा में पढ़ाया जाता है, तो वो बच्चे अगर अंग्रेजी का कोई शब्द है जिसको अपनी भाषा में देखना चाहते हैं तो उनको बहुभाषीय शब्दकोश, जिसमें कि आप अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से उड़िया, पंजाबी या गुजराती किसी भी भाषा के देखा जा सकता है। इनका अगर उदाहरण हम देखें तो जो बहुभाषी और इस तरह की जो डिक्शनरी है बाइलिंगुअल, तो उसमें कंसाइज ऑक्सफोर्ड स्पेनिश डिक्शनरी का एक उदाहरण आप देख सकते हैं। मल्टीलिंगुअल बायोमेडिकल टेक्निकल डिक्शनरी, जैसे कि जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो अगर वो जब चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे हैं और उस समय उनको कोई ऐसा जो टर्म है उसको उनको अपनी भाषा में
जानना है, उनको अपनी लैंग्वेज में जो उनकी रीजनल भाषा जो भी है प्रादेशिक उसमें उनको देखना है, तो उसके लिए उनको मल्टीलिंगुअल जो बायोमेडिकल टेक्निकल डिक्शनरी है उसका सहायता लेनी पड़ेगी, जिससे कि उनको यह पता चल सके कि इस टर्म का, इस टर्मिनोलॉजी का, अगर कोई मलयालम पढ़ रहा है मलयालम में तो उसको पता चलेगा कि अगर इसको अंग्रेजी में ये कहते हैं तो मलयालम में इस टर्म का क्या मतलब होगा। तो ये मल्टीलिंगुअल, जिसमें हर भाषा के एक टर्म का कई भाषाओं में इसका अर्थ लिखा होता है। ऐसे ही शब्दकोश इंग्लिश टू हिंदी ये बाइलिंगुअल डिक्शनरी है, तो इसमें आपको कोई भी शब्द है जिसके आपने इंग्लिश में देखा उसको हिंदी में आप उसका अर्थ देख सकते हैं, और अगर हिंदी में आप पढ़ते हैं और उसका इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका राय, डेप्यूटी लाइब्रेरियन, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, आपका सीनियर सेकेंडरी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के इस सत्र में हम स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो सत्र है वह संदर्भ स्रोत पर आधारित है और यह पार्ट 2 है, यानी भाग 2 है। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि संदर्भ स्रोत क्या होते हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, उनका डिवीजन कैसे किया जाता है, कितने प्रकार के संदर्भ स्रोत होते हैं, और हमने डिक्शनरी यानी शब्दकोश के बारे में सीखा कि शब्दकोश कैसे, कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या गुण होता है जिसके आधार पे उनको हम बांटते हैं। अब इस भाग में हम लोग एनसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश के बारे में पढ़ेंगे, हम एल्मनाक यानी कि पंचांग के बारे में पढ़ेंगे, वार्षिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एनसाइक्लोपीडिया के बारे में यानी विश्वकोश के बारे में बात करते हैं। तो विश्वकोश जो है वह या तो एक पुस्तक या पुस्तकों का समुच्चय होता है, यानी कलेक्शन ऑफ बुक्स, जिसमें ज्ञान की समस्त शाखाओं पर कुछ एक व्यापक क्षेत्रों के साथ सूचनात्मक लेखों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी वर्णानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है। जैसे डिक्शनरी में हम वर्ण के अनुसार उसको अरेंज करते हैं, वैसे ही इसको भी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही इंफॉर्मेशन को, आर्टिकल्स को अरेंज किया जाता है। जो विश्वकोश है एक भली भांति व्यवस्थित सामान्य विश्वकोश मानव जाति, मानवीय आस्थाओं, विचारों एवं उपलब्धियों तथा ब्रह्मांड के बारे में तथ्यों को प्रस्तुत करता है। अगर लोगों ने एनसाइक्लोपीडिया अगर देखा होगा तो ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया की उसका उदाहरण है, जो कि 30 भाग का एक पूरा कलेक्शन होता है, जो कि अब ऑनलाइन, अब आज के समय में जितने भी ये एनसाइक्लोपीडिया हैं या जो रेफरेंस स्रोत है वो प्रिंट के साथ ऑनलाइन में भी मौजूद हैं। और ये जो रेफरेंस सोर्स हैं ये या आपके ई रिसोर्स भी हो सकते हैं, आपके कोई वेबसाइट भी हो सकती है, जैसे विकीपीडिया है। ऑनलाइन में अगर हम, जैसे इंसाइक्लोपीडिया का एक सब्स्टिट्यूट विकीपीडिया आया, लेकिन विकीपीडिया को बहुत, जो आप कह सकते हैं कि बहुत भरोसेमंद वाला सूचना का स्रोत नहीं माना जाता है, क्योंकि वह ओपन सोर्स है, यानी वो उसमें कोई भी व्यक्ति चाहे तो इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकता है, उसमें जाके अपने हिसाब से उसको अपडेट किया जा सकता है। जैसे एक अभी ताज़ा उदाहरण है कि अभी जो क्रिकेट में अर्शदीप जो हमारे क्रिकेट के बॉलर हैं, उनकी विकीपीडिया पे जाकर लोगों ने कुछ एडिटिंग किया था। तो इस तरह की किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन को के साथ छेड़छाड़ हो जाती है। तो इसलिए एनसाइक्लोपीडिया को हम लोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रेफरेंस स्रोत यानी संदर्भ स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब संदर्भ स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, उनको भी उनकी क्वालिटी, उनके टाइप्स, उनके जो भी उनके गुण हैं उसके हिसाब से हम विश्वकोशों का भी विभाजन किया जाता है। एक होता है सामान्य विश्वकोश, जिसको हम लोग जनरल इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, और दूसरा होता है विशेष विश्वकोश, जो कि सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया, कि वो सब्जेक्ट आधारित यानी विषय आधारित जो इंसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश है, और दूसरा सामान्य जिसमें जनरल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो उसके अगर ज्ञान के सभी सामान्य विश्वकोश की बात करें तो ज्ञान के सभी क्षेत्रों से संबंधित, उदाहरण के लिए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जिसके अभी मैंने उदाहरण दिया था, उसमें 30 वॉल्यूम का पूरा सेट होता है, और उसमें आपको पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड की सारी इंफॉर्मेशन ब्रीफली
बहुत मतलब चूँकि रेफरेंस मटेरियल है, रेफरेंस सोर्स है, यानी संदर्भ स्रोत है, तो उसको संदर्भ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के जितने भी आपके स्रोत होते हैं, तो उसमें आपको चाहे वो भारत से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको ब्रह्मांड से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, आपको सोलर सिस्टम से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, या कोई पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ है उसके, या कोई जानवर से संबंधित, जंगल से, हर तरह की आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो जानकारी आपको इंसाइक्लोपीडिया से मिल सकती है। विषय विश्वकोश जो सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया जिसको हम कहते हैं, या एक विषय या विषयों के समूह से संबंधित जानकारी देते हैं। इसमें आपको किसी एक सब्जेक्ट जैसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टाइगर भी है जो छोटे मतलब छोटे लेवल पे बच्चों के लिए मैंने देखा हुआ है। तो उस तरह के बहुत सारे इंसाइक्लोपीडिया जो सब एक या तो एक विषय पे हो सकता है या विषयों के समूह की भी जानकारी देते हैं। जैसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिजिक्स है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब उसके उदाहरण हैं कि जिसमें उस इंसाइक्लोपीडिया में आपको उस सब्जेक्ट से संबंधित क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या डेवलपमेंट है, क्या इनिशिएटिव्स हुए, उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो आपको इस सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया से आपको मिल सकता है। दूसरा एक कैटेगरी है ईयर बुक, यानी कि वार्षिकी, जिसका जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि वार्षिकी ईयर बुक है, जो कि सूचना की एक पुस्तक है जो गत वर्ष कि जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो उसको हर साल इसको प्रकाशित होता है। तो जैसे वार्षिकी है, इसको हम कई लेवल पे देख सकते हैं कि जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय वार्षिकी भी होता है, राष्ट्रीय वार्षिकी है, विषयगत वार्षिकी है। ऐसे ही अगर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी, अपने विश्वविद्यालय की बात करती हूँ, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में हर साल एक एनुअल रिपोर्ट निकलती है, जो कि हमारे पूरे एक पिछले साल का 2022 में अगर हम पब्लिश कर रहे हैं उस एनुअल रिपोर्ट को, तो 2021 में हमने क्या क्या किया, हमारे कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए, कितने पास आउट हुए, हमारा बजट कितना था, हम अगर लाइब्रेरी की बात करें तो हमने कितना बजट यूटिलाइज किया, हमने क्या क्या कितनी किताबें खरीदी, कितने रिसोर्सेज खरीदे, कितना हमारा यूजेज स्टैटिस्टिक्स था कि कितने लोगों ने यूज किया, कितने लोग लाइब्रेरी में विजिट किए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हम अपने एनुअल रिपोर्ट में देते हैं। तो ऐसे ही इसी तरह की इन्फॉर्मेशन, या तो एक उदाहरण था एक ऑर्गेनाइजेशन का, यानी एक यूनिवर्सिटी का, बट इसी तरह का जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर कोई निकलता है इंटरनेशनल ईयर बुक, तो वो हर देश की इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिलेगी कि पिछले साल उनका क्या क्या कार्य किया, उनके क्या डेवलपमेंट थे, उन्होंने किस तरह का प्रोग्रेस था उस देश का, वो सारी जानकारी आपको उससे मिलेगी। फिर राष्ट्रीय वार्षिकी, किसी भारत जैसे भारत का है तो हमें अगर राष्ट्रीय वार्षिकी है तो हमें इंडिया आता है, जो इंडिया 2022 हम देखेंगे, जिसमें हमें पिछले साल की भारत की जो भी प्रोग्रेस है वो पता चलेगी। तीसरी कैटेगरी होती है सब्जेक्ट की, जो सब्जेक्ट ईयर बुक, जिसमें कि किसी सब्जेक्ट क्या स्पेशल किसी विषय से संबंधित पिछले एक साल में क्या उसका डेवलपमेंट, यानी क्या उसका विकास हुआ, उस सब्जेक्ट से संबंधित क्या रिसर्च हुए, क्या उसमें कोई इनोवेशन हुआ, कोई ऐसा कोई और डेवलपमेंट हुआ उस सब्जेक्ट से संबंधित, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिलेगी। ये कुछ एग्जाम्पल हैं ये ईयर बुक्स के। तो द स्टेट्समैन ईयर बुक, जो कि इंटरनेशनल ईयर बुक है, जिसमें कि पूरे विश्व से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी, हर देश के बारे में, आपको अपने देश के बारे में, भारत के भी बारे में इसकी जानकारी मिलेगी, और बहुत ही रिनाउंड पब्लिकेशन है या दुनिया में। और इंडिया रेफरेंस एनुअल 2021, जिसका मैंने अभी पिक्चर लगाई है, तो ये इसमें आपको ये 2022 में पब्लिश हुआ है। अगर आपको 21 का देखना है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो 21 में भारत ने कहाँ पे, चाहे वो सेना के क्षेत्र में या वो साइंस के, मेडिकल के, जैसे अभी कोरोना काल था तो कोविड में हमने कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, कितने लोगों की डेथ हुई कोविड के कारण, तो इस तरह की जितनी भी जानकारियाँ हैं भारत के बारे में, वो सब आपको इस इंडिया 2021 में मिलेगा।
जो थर्ड कैटेगरी है मैग्रा हिल ईयर बुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यह सब्जेक्ट ईयर बुक है। तो इसमें जैसा मैंने बताया कि हर साल का, जैसे ये 2013 का उदाहरण दिया है इस स्लाइड में, तो इसमें 2013 में क्या क्या साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या गतिविधियां हुई, क्या रिसर्च किए गए, क्या उनका आउटकम था और कितना बजट खर्च किया गया, या उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको इस मैग्रा हिल ईयर बुक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिलेगा। और इस तरह के जो रेफरेंस सोर्स या जो संदर्भ स्रोत होते हैं, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होते हैं। जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं, वो इस तरह की किताबों को, इस तरह के रेफरेंस सोर्सेज को बहुत ज़्यादा उनको मदद मिलती है इनसे। अब एक नया अलग तरह का जो रेफरेंस सोर्स है हमारा एल्मेनाक, जिसको हम पंचांग भी कहते हैं। तो यह वर्ष में एक बार प्रकाशित होता है। जैसे कि आपका ईयर बुक है वो भी एक बार प्रकाशित होता है, पर ईयर बुक और पंचांग में फ़र्क है, क्योंकि वो एक साल पीछे की आपको जानकारी देता है, जबकि जो पंचांग है यानी एल्मेनाक, यह एक साल आगे की आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो जैसे 2022 का अगर हम पंचांग देखेंगे तो और भारत में अधिकतर लोगों के घरों में आपको ये मिलेगा, लोग रखते हैं, क्योंकि जिनका भी ग्रहों में ग्रहण से किसी भी इस तरह की चीज़ों से जिनका भी इंटरेस्ट है, वो लोग अपने घर में रखते हैं। जिनको व्रत रखना है, कुछ तो पूजा पाठ, इस तरह की चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यह बेसिकली यह मूल रूप से महीनों का कैलेंडर है। अगर हम, जैसा कि मैंने बताया कि वार्षिकी जो है वो पिछले साल, गत वर्ष क्या क्या हुआ उसकी जानकारी हमें देता है, पर पंचांग में आपको इस पूरे साल में क्या क्या होगा इसकी जानकारी, कि कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, ग्रहों की गति, कब सनसेट होगा, किस दिन कितने बजे, ये पूरी जानकारी आपको इस पंचांग के मदद से मिल सकती है। मान लीजिए आज सितंबर है और मुझे देखना है कि 14 नवंबर को कितने बजे सूर्योदय होगा और कितने बजे सूर्यास्त होगा, तो मैं पंचांग की मदद से वह देख सकती हूँ कि कितने बजे सूर्योदय और सूर्यास्त होगा। तो अगर पंचांग के उदाहरण देखा जाए, जो इंटरनेशनल कुछ पंचांग हैं, तो वर्ल्ड एल्मेनाक एंड बुक ऑफ फैक्ट्स 2022 और वाइटेकस एल्मेनाक 2021, इस साल यह यूके से पब्लिश होता है। इस साल इसका पब्लिकेशन नहीं हुआ है 2022 में, क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ पब्लिकेशन हाउस पे काफ़ी असर आया, तो उन्होंने इस साल इसका 2022 का प्रिंट नहीं किया है। एक अलग और हमारा एक और रेफरेंस सोर्स जो कि है हस्त पुस्तिका यानी हैंड बुक, जिसको हम कहते हैं। तो हैंड बुक या हस्त पुस्तिका शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के शब्द हैंड बक से हुई, जिसका अर्थ है ऐसी लघु पुस्तक जिसमें उपयोगी तथ्य होते हैं तथा जो विशिष्ट सूचना या विषय के बारे में निर्देश प्रदान करती है। जो विषयगत हस्त पुस्तिका जैसे सब्जेक्ट हैंडबुक मूल रूप से विषय पर संक्षिप्त तथ्यों की सूचना प्रदान करती है, जैसे कि हैंडबुक ऑफ लिपिड बाइलेयर्स। तो जो हैंडबुक भी होते हैं जिनको हम कह रहे हैं, जैसा कि इसमें भी संक्षिप्त यानी कोई भी सब्जेक्ट के बारे में आपको हैंडबुक ऑफ एजुकेशन है, हैंडबुक ऑफ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हर तरह की आपको हैंडबुक मिलेंगे, जो कि ये भी रेफरेंस सोर्स होते हैं, रेफरेंस मटेरियल होते हैं और लाइब्रेरी में इनको रखा जाता है। कई बार इनका भी बहुत वॉल्यूम बड़ा होता है कि कई सेट के होते हैं, एक किताब भी हो सकती है और कई वॉल्यूम का सेट भी हो सकता है। तो इसमें भी बेसिकली संक्षिप्त, जिसको आप कहते हैं कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, और या आगे के लिए आपको निर्देश देती है कि आप अगर किसी विषय में आप पढ़ रहे हैं और उसके बारे में आपको बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो कहाँ से आप ले सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका राय, डेप्यूटी लाइब्रेरियन, डॉक्टर BR विश्वविद्यालय दिल्ली, आपका NIS के सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रोग्राम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के आज के सत्र में स्वागत करती हूँ। जो आज का हमारा सत्र है वह रेफरेंस सोर्सेज यानी संदर्भ स्रोत पर आधारित है। पिछले 2 भाग में हमने पढ़ा कि संदर्भ स्रोत क्या होते हैं, उनको कैसे उनको हम विभाजित करते हैं, कितने प्रकार के संदर्भ स्रोत होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हमने भाग 1 में हमने पढ़ा कि डिक्शनरी क्या होती है, कितने प्रकार की डिक्शनरी होती है, कैसे उनका विभाजन किया जाता है। दूसरे भाग में हमने पढ़ा विश्वकोश के बारे में कि विश्वकोश क्या है, उनका विभाजन, उनके क्या गुण होते हैं। मैनुअल्स या उनके बारे में पढ़ा, पंचांग के बारे में हमने पढ़ा, ईयर बुक के बारे में पढ़ा। और अब इस सत्र में हम लोग मैनुअल के बारे में पढ़ेंगे। तो मैनुअल जिसको कि हम लोग निर्देश पुस्तिका कहते हैं, निर्देश पुस्तिका यानी कि डायरेक्शन, एक तरह से आपको मार्गदर्शिका जिसका मैनुअल। और मैनुअल शब्द की जो अगर उत्पत्ति की बात करें तो लैटिन भाषा के शब्द मैनुअल्स से हुई, जिसका अर्थ है मार्गदर्शिका पुस्तक, अ गाइड बुक। तो निर्देश पुस्तिका मूल रूप से एक एक करके निर्देश, इंस्ट्रक्शन प्रदान करती है कि किसी कार्य को कैसे किया जाए या किसी मशीन को कैसे चलाया जाए। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे कि आप कोई भी सामान हम लोग अगर मंगाते हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे फ्रिज हो या कुकर हो या मोबाइल फ़ोन हो, कोई भी आप सामान अगर हम मंगवाते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें एक निर्देश पुस्तिका यानी मैनुअल भी होता है, जिसमें कि उस सामान से संबंधित सारी इंस्ट्रक्शन होते हैं कि उसको कैसे इंस्टॉल करना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, अगर इसको ऐसे करेंगे तो क्या दिक्कत हो सकती है, अगर उसको कैसे, अगर कोई जैसे मोबाइल है या फ्रिज है, उसमें कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं, इस तरह का सारा इंस्ट्रक्शन आपको इस निर्देश पुस्तिका में मिलते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए अगर किसी लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी का भी अपना एक मैनुअल होता है, जिसमें उस मैनुअल में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन, जानकारी होती है कि लाइब्रेरी के क्या नियम हैं, क्या कायदे हैं, क्या कानून हैं, और लाइब्रेरी का कोई भी उपभोक्ता है वो कैसे इस्तेमाल करे, अगर कोई जो प्रोडक्ट है वो कितने दिन तक रख सकता है, कैसे करेगा, क्या फ़ाइन है, कितना टाइमिंग है, और जो भी लाइब्रेरी में अगर कैटलॉगिंग हो रही है, पूरा जो लाइब्रेरी से संबंधित जितना भी डे टू डे का कार्यकलाप होता है उसको हम मैनुअल में रखते हैं, ताकि कोई भी एक ये रेडी रेफरेंस मटेरियल है कि अगर किसी को जानना है कि हमारे लाइब्रेरी में किस तरह से काम होता है, किस तरह से इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, या किसी एज ए यूज़र अगर कोई आता है तो उसके लिए क्या हमारी पॉलिसी है, तो सारी इंफॉर्मेशन उस लाइब्रेरी मैनुअल से उसको मिल जाएगी। दूसरा एक कैटेगरी है संदर्भ स्रोत का, निर्देशिका, जिसको डायरेक्टरी कहते हैं। अब डायरेक्टरी में बेसिकली जो निर्देशिका है, इसमें लोगों व संगठनों के नामों व पतों की सूची होती है। निर्देशिकाओं को प्रायः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होती है सामान्य निर्देशिकाएं यानी जनरल डायरेक्टरीज, दूसरी होती है विशिष्ट निर्देशिकाएं जिनको स्पेशल डायरेक्टरीज कहते हैं। अगर आप पहले जो MTNL में जो लोग MTNL से लैंडलाइन कनेक्शन करवाते थे अपने घरों में, तो उसमें एक MTNL की तरफ से एक निर्देशिका यानी डायरेक्टरी भी आती थी, जिसमें कि जितनी भी, अगर दिल्ली शहर में मैंने अपने घर में MTNL का कनेक्शन लिया तो मेरे घर पे MTNL की तरफ से एक डायरेक्टरी भी आती थी, जिसमें कि पूरे दिल्ली में जिन लोगों के पास MTNL का कनेक्शन है उनका पूरा नाम, फ़ोन नंबर, ये सब होता था। तो और उसके साथ ही एक येलो पेजेस भी आते थे डायरेक्टरी, जिसमें कि सारे बिजनेस से संबंधित लोगों के पास अगर उस MTNL का कनेक्शन है, उनके फ़ोन और उनका नंबर वो सारा उसमें होता था। विशिष्ट निर्देशिकाएं जो होती हैं वो स्पेशल डायरेक्टरीज इनको बोलते हैं। तो अगर विशिष्ट निर्देशिकाओं की बात करें तो इनको आगे फिर से इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थाओं की निर्देशिकाएं, जिनको कहा जाता है डायरेक्टरीज ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि इसमें उन सारे, ये डायरेक्टरी जो होती है या जो ये निर्देशिका है, इसमें आपको सारे जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनके डिटेल, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मिलेगा, और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जितने भी, उनका भी। ऐसे ही व्यावसायिक निर्देशिकाएं होती हैं जिनको कि प्रोफेशनल डायरेक्टरीज करते हैं। इस निर्देशिका में आपको जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं, जितने भी जहाँ पे कि लोग नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नौकरी के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसकी पूरा डिटेल, नाम, पता, एड्रेस और फ़ोन नंबर के साथ उसकी डायरेक्टरीज होती है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी जैसे डायरेक्टरी होती है कि जिसमें कि आप
आप किसी भी NIS का अगर उदाहरण लिया जाए तो NIS में का अगर आप डायरेक्टरी देखेंगे तो उसमें उनके चेयरपर्सन, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, जितनी भी पोजीशन पे लोग हैं उनका नाम, किस पोजीशन पे हैं, उनका फ़ोन नंबर और ईमेल आपको उनकी डायरेक्टरी में मिलेगी। जैसा कि जो ये संदर्भ स्रोत होते हैं वो रेडी रेफरेंस यानी त्वरित इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं, तो इसलिए इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं बनाए जाते हैं कि अगर आपको किसी को कांटेक्ट करना है NIS के किसी असिस्टेंट डायरेक्टर को, मान लीजिए वो लाइब्रेरी के क्षेत्र में है, तो उनका नंबर आपको कैसे मिलेगा, तो आप NIS की डायरेक्टरी को रेफ़र कर सकते हैं। ऐसे ही व्यापारिक व औद्योगिक निर्देशिकाएं जिनको ट्रेड एंड बिजनेस डायरेक्टरीज कहते हैं, तो इसमें आपको इंडस्ट्री, फैक्ट्री जिससे संबंधित सारी जानकारियां कि किस शहर में कौन सी फैक्ट्री कितना है, कौन सा इंडस्ट्री है, उससे रिलेटेड उसकी संबंधित जानकारी, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल, अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप जिससे कि कांटेक्ट किया जा सकता है। इनका डायरेक्टरीज का अगर देखें तो दुनिया का सबसे फेमस द यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग 2012 का ये उदाहरण है। तो ये 1947 में पब्लिश होना शुरू हुआ था और ये बहुत दुनिया का सबसे रिनाउंड पब्लिकेशन माना जाता है, जिसमें कि पूरे विश्व के 40,000 से ज़्यादा हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो हैं उनसे संबंधित जानकारी आपको इस यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग में मिलेगी, जिसमें कि ये भी बताते हैं कि उन संस्थाओं में कौन से लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, उनका भी ब्रीफ प्रोफाइल, उनके बारे में, टीचर्स के बारे में भी आपको जानकारी मिल सकती है। दूसरा जो कैटेगरी है यूनिवर्सिटीज़ हैंडबुक, तो यूनिवर्सिटीज़ हैंडबुक जो है वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का होता है, जिसमें कि आपको भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हैं, उनसे संबंधित जानकारी, उनके क्या कोर्सेज़ हैं, उनके यहाँ क्या कौन सी फैकल्टी है और कहाँ पे है, उनका एड्रेस और सारा कुछ आपको इस रेफरेंस सोर्स से मिल सकता है। सूचना स्रोत का एक और इम्पॉर्टेंट प्रकार है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्स, जिसको कहते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि भौगोलिक सूचना स्रोत, यानी कि जिसमें कि मानचित्र, भूचित्रावली यानी एटलस, ग्लोब, गैजेटियर और गाइड बुक्स शामिल होती हैं। इस जो स्रोत है, जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज है, इसके सहायता से आपको किसी स्थान, वहाँ के लोगों, नदियों, पर्वतों, जंगलों, झीलों आदि के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम मान लीजिए कि आप अपने पड़ोसी किसी देश यानी श्रीलंका के बारे में आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है कि वहाँ पे क्या भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका, उस देश का, वहाँ पे कितना एरिया है जिस पे कि केवल जल है, कितना एरिया है जिस पे जंगल है, कितना एरिया है जहाँ पे पर्वत हैं, तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको भौगोलिक इन्फॉर्मेशन आपको इन भौगोलिक सूचना स्रोत के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसका उदाहरण है जैसे एटलस ऑफ द वर्ल्ड, द कैम्ब्रिज कंसाइज एटलस ऑफ द वर्ल्ड, एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस सोर्स है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन के लिए, जिसमें कि पूरी दुनिया के हर देश के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है कि अगर उस तरह के एटलस हैं इसमें, जिसमें कि आपको ये उसको देख के आपको ये पता चलेगा कि भारत में अगर इतना एरिया है जिसमें कि जल है, इतना एरिया है जहाँ पे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे केवल जंगल है या पठार है, या जो भी आपको जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि इस कितना भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है, कितना क्षेत्रफल है जिस पे सिर्फ पानी है और कितना क्षेत्रफल है जिस पे जंगल है, तो इस तरह का आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है इस एटलस ऑफ द वर्ल्ड से मिल सकती है। ऐसे ही मरियम वेबस्टर जियोग्राफिकल डिक्शनरी है, जिसमें कि आपको उसके शब्दों का जो जियोग्राफिकल टर्म्स है, जो उनकी डिक्शनरी है, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्स है जीवन चरित्र सूचना स्रोत। जीवन चरित्र सूचना स्रोत जो है ऐसे प्रकाशन हैं जिसमें विश्व नेताओं,
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में उच्च पद पर आसीन लोगों, खेल, संगीत, नृत्य, अभिनय, कला एवं अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों की तरफ विज्ञान व प्रौद्योगिकी शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों की जीवनियाँ प्रस्तुत हैं। जैसा कि बायोग्राफिकल जीवन चरित्र, यानी कि जैसे इसका जो इंफॉर्मेशन सोर्स है कि आप जैसे यूएन में, वर्ल्ड ILO में या WHO में या जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनमें कौन कौन से लोग किस पदों पे हैं, उनका डिटेल, उनका प्रोफाइल आपको इसके माध्यम से मिल सकता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको खेल की दुनिया में देखें, जैसे क्रिकेट है, भारत में बहुत प्रसिद्ध है, तो अगर मुझे पुराने अपने किसी खिलाड़ी का, कपिल देव का अगर मुझे प्रोफाइल देखना है तो मैं ये बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्स का सहायता लूँगी। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर का है। चाहे संगीत में अगर लता मंगेशकर के बारे में आपको कुछ जानकारी प्राप्त करनी है कि उनका कैसा प्रोफाइल है, क्या उनके बारे में कोई आपको रोचक जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप इस संदर्भ स्रोत की मदद ले सकते हैं। तो ऐसे ही अगर व्यावसायिक क्षेत्र की बात करें तो उसमें अगर JRD टाटा है, चाहे बिरला है, इनके बारे में आपको कुछ पता करना है अगर इंडियन भारतीय संदर्भ में, तो आपको उनसे सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती हैं। वैसे ही इंजीनियरिंग में, मेडिकल के फील्ड में जिसने भी उत्कृष्ट कार्य किया है उन सारे लोगों की जीवनियाँ इस बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्स में मिलती है। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं तो हु इज़ हु इन द वर्ल्ड 2013, तो यह एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन है जो हु इज़ हु इन द वर्ल्ड। तो इसमें पूरी दुनिया में के लोगों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, जानकारी मिल सकती है, उनका ब्रीफ प्रोफाइल आपको मिल सकता है। वैसे ही इंडियाज़ हु इज़ हु, तो इसमें इंडिया हु इज़ हु में आपको आपके भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मिनिस्ट्री है, उसमें जो लोग हैं, और उतना ही नहीं, आपको भारत के अलग अलग प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री हैं, उनका जो मंत्रिमंडल है, जितने MLA, MLC, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको इस संदर्भ स्रोत के माध्यम से मिल जाएगी। और ये ऑनलाइन है। जैसे इंडियाज़ हुज़ हु जो आप भारत सरकार की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारी डिटेल भारत से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए तो आपको इस संदर्भ स्रोत के थ्रू ऑनलाइन भी मिल जाएगा। धन्यवाद।